वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत आरिशु और मीका से होती है, जो दोनों अभी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। पर वहीं अगली सुबह जब मीका उठती है तब उसे कल रात का बात याद आता है कि वो ड्रंक हालत में थी और जो इंसान उसके सामने था वो भी पूरी तरह से ड्रंक हालत में था। और मीका के साथ वो सब करने की वजह से उन्हें उनके लिए सॉरी तो ज़रूर फील हो रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को रोकते नहीं हैं। और इसी वजह से अगली सुबह मीका अपने आप को उस तरह से देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका पहला नाइट वो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर जैन के साथ बिताना चाहती थी, ना कि एक अजनबी इंसान के साथ। वो रोते रोते वहाँ से तो चली जाती है, पर एरी उसे बाहर निकलते हुए देख लेती है और वो अच्छे से उसे जानती थी। उसके जाने के बाद उनके रूम में एरी आती है और आरिशु को लगता है कि वही लड़की थी जिसके साथ उन्होंने कल रात नाइट स्पेंड किया था। और इसी पर वो उसे बोल देते हैं कि तुम्हें तो मेरा घर जानती होगी, तो वहाँ पर आ जाना अपना कंपनसेशन लेने के लिए। और ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसका तो लॉटरी ही लग गया है। और वहीं दूसरी साइड मीका का जो बॉयफ्रेंड था वो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और मीका को बहुत बुरा भला बोल रहा था कि हमारा रिलेशन तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, पर फिर भी मैंने अभी तक तुम्हें टच नहीं किया और ये तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके आ गई हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस पर मीका वहाँ पर जैन को भी ब्लेम नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि जितनी भी गलती हुई है सिर्फ उसकी ही गलती है और वो वहाँ पर बस रोते जा रही थी। यहाँ पर जैन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मीका के साथ भी तो गलत हुआ है, कम से कम उसका साथ तो दे, पर वहाँ पर वो उसे छोड़ देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद ही मीका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर डॉक्टर उसे वार्न करते हैं कि अगर आप इस बच्चे को अपने लाइफ से हटा दी तो आप दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। और मीका ये चीज़ करना भी नहीं चाहती थी, अपने बच्चे को अपने आप से दूर। इसी वजह से वो ये फैसला को रहने देती है। और इसी तरह से पूरे 5 साल बीत चुके थे। यहाँ पर मीका दूसरी कंट्री में जाकर रह रही थी, पर आज जब वापस अपनी कंट्री लौट कर आई थी तो वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका प्यारा सा बेटा कीटू भी था। कीटू बस अपने डैड से मिलना चाहता था, पर यहाँ पर मीका उसे बताई थी कि उसके डैड इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो इसी वजह से वो चीज़ भूल जाए। और उसके पास तो उसकी प्यारी सी मॉम और उसके ग्रैंडपा हैं ही जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। पर तभी वहीं पर मिस्टर आरिशु भी वहीं पर थे और वो एरी से बात कर रहे होते हैं। एरी उनसे कह रही होती है कि अब हम अपना शादी ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि ग्रैंडपा का तबीयत कितना ख़राब है। पर यहाँ पर आरिशु बिल्कुल भी एरी को पसंद नहीं करता था। वो बस कहता है कि मैं ये सब देख लूँगा और कॉल कट कर देता है। और फिर के बाद वो बस एरी पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि इस गोल्ड डिगर को मैं अच्छे से जान गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं इस जैसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। अगर मुझे पता रहता तो मैं तो इसे छूता भी नहीं। और तभी वहाँ पर कीटू उसे डैड बोलते हुए उसके गले लग जाता है। और तभी वहाँ पर मीका आती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बच्चा थोड़ा शैतान है और दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर और आरिशु को थोड़ा अलग सा फील हो रहा था कीटू जब उसे गले लगाया था तब। वहाँ पर वो मीका से पूछता है कि इसके डैड कहाँ पर हैं, जिस पर मीका पूछती है, वो कहती है कि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यहाँ पर आरिशु को अपने ग्रैंडपा का कुछ बात याद आता है कि वो आखिरी बार अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहते हैं। और इसी वजह से वो मीका से कहते हैं कि क्यों ना मैं इसका डैड बन जाऊं। ये चीज़ सुनकर मीका को बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि किसी पागल से उसका पाला पड़ गया है। और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आरिशु उसे 200 मिलियन ऑफ़र भी करता है, पर यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी मीका उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी। वहाँ पर वो 200 यौन उस पर फेंक कर और चली जाती है। और ये चीज़ देखकर को बहुत ही अलग लगता है कि पहली बार कोई लड़की है जो उससे इस तरह से बात कर रही है। यहाँ तक आरिशु को मीका को देखकर जानी पहचानी भी लगती है, पर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था।
घर पर देखते हैं जहाँ पर मीका के डैड अपनी बेटी और अपने पोते से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद तभी वहाँ जैन आते हैं और जैन मीका को देखते ही उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी डैड और कीटू वहाँ से चले जाते हैं और मीका और जैन बात करते हैं। यहाँ पर मीका कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने उस चीज़ के लिए कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं किया है। पर यहाँ पर जैन कहते हैं कि तुम्हें खोने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने लाइफ का एक हिस्सा ही बाहर निकाल कर फेंक दिया था, पर अब मुझे उस तरह से दोबारा नहीं जीना है। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोबारा बन सकता हूँ? मैं कीटू को अपने बेटे की तरह और पालूंगा पोसूंगा, उसका ख्याल रखूंगा हमेशा। पर यहाँ पर मीका कहती है कि मैं इतना जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पर जैन उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। रात को जैन मीका को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे थे और जब वो एक क्लब रूम में आते हैं तब वहाँ पर मिस्टर आरिसु और उनके साथ एरी भी थी। उन दोनों को देखकर तो पहले मीका बहुत हैरान होती है क्योंकि वहीं पर जो एरी उसकी क्लासमेट थी कॉलेज की और आरिसु जैन के बेस्ट फ्रेंड थे। आज शायद मीका को पहली बार पता चला था और आरिसु को भी ये पता चला था कि जैन की ये गर्लफ्रेंड है जो पिछले 5 साल पहले गायब हो गई थी। पर वो दोनों बाहर आकर यानी मिस्टर आरिसु और मीका बाहर आकर बात करते हैं कि जैन को तुम्हारे बच्चे के बारे में पता नहीं है ना। जिस पर मीका कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए और ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। और यहाँ पर उन्हीं दोनों के लड़ाई झगड़े में जब वो दोनों एक दूसरे पर गिरते हैं तब वो गलती से किस हो जाता है, पर जानबूझ के आरिसु दोबारा उन्हें किस करते हैं जिसकी वजह से मीका उन्हें एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगा देती है। उन दोनों में बहस हो ही रहा था तभी वहाँ पर जैन आते हैं और जैन के आने के बाद वहाँ से मीका चली जाती है और आरिसु वो मीका के बारे में जैन से पूछते हैं कि क्या तुम सही में इस बार इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। जिस पर मिस्टर जैन कहता है कि हाँ, और गर्लफ्रेंड ही नहीं मैं अब शादी भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर एरी को पता चल गया था कि आरिसु को भी मीका में इंटरेस्ट आ रहा है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा नहीं तो अब वो आरिसु उसके हाथ से निकल जाएगा। वहीं घर पर एरी अपने सुंदरता को दिखाते हुए आरिसु को चाहती थी कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करे, पर यहाँ पर आरिसु उसे कह देता है कि यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। आरिसु बस अभी भी मीका के बारे में ही सोच रहे थे कि जब भी वो उसके पास से होते हैं तब उन्हें बहुत अलग सा ही फील होता है और आखिर ऐसा क्यों। और वहीं अगले दिन जहाँ पर उसी घर में एरी ने मीका और कीटू को बुलाया होता है, बस वो उनसे मिलने के लिए बुलाई थी पर उनका मकसद तो कुछ ही और ही था और वो वहाँ पर कीटू के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। फिर उसके बाद कीटू को अपने साथ लेकर जाती है अंदर कुछ दिखाने के लिए, पर उसी समय वो एक प्लेट को गिरा देती है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसका ब्लेम वो कीटू पर लगा देती है। सबसे पहले मीका आकर तो अपने बच्चे को देखती है कि वो ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद वो एरी से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। जिस पर एरी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने इतना महंगा प्लेट को गिरा कर फोड़ दिया है, अब देखो मुझे इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, तुम्हें पता भी नहीं ये 20 मिलियन का है। और यहाँ पर जब मिस्टर आरिसु को पता चलेगा तब वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मीका कहती है कि मेरा बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, अगर वो बोल रहा है कि उसने नहीं किया है तो उसने नहीं किया है। जिस पर एरी गुस्से में कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किया है। पर यहाँ पर मीका कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भी मैं धीरे धीरे करके पैसे पूरा कर दूंगी। पर यहाँ पर एरी कहती है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो यहाँ से चली जाओ और बहुत दूर, तब वो शायद मिस्टर आरिसु तुम्हें छोड़ देंगे। और तभी मिस्टर आरिसु वहाँ पर आते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। और वो सबसे पहले तो कीटू को देखते हैं और कीटू अपने डैड के पास बैठकर उन्हें डैड कह रहा होता है, जहाँ पर उन्हें सब कुछ चीज़ के बारे में पता चल रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और उन्हें तो एरी पर पहले से ही भरोसा नहीं था और वो अपने बेटे कीटू पर ही भरोसा करते हैं और एक चालाकी करते हैं वो कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि कौन क्या। तभी वहाँ पर एरी उनके पैरों के पास आकर अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसी वजह से मेरे से ये सब हो गया है। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मीका को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि अपना गलती एक छोटे से बच्चे पर डाल रही थी वो। फिर उसके बाद वहाँ से मीका एरी का असलियत तो अच्छे से जानी गई थी, पर अब मिस्टर आरिसु वहाँ एरी को उस घर से धक्के मारकर निकलवा देते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि वो 20 मिलियन मुझे जल्दी ही तुम्हारे फैमिली से चाहिए।
फिर उसके बाद मीका अभी जो भी कुछ हुआ उसमें जो भी मिस्टर आरिसू ने हेल्प किया उसके लिए वो थैंक यू भी कहती है, और इसके लिए मिस्टर आरिसू कहते हैं तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब मिस्टर आरिसू मीका के पास और उसके करीब आने की कोशिश करते थे तब मीका को बहुत अलग सा फील होता था, और उसी अलग से फीलिंग की वजह से वो थोड़ा घबरा जाती थी, और इसी वजह से वो मिस्टर आरिसू को अपने आप से दूर करती है। पर आरिसू तो उसका 200 यौन उसे वापस दे रहे थे, पर इसके लिए मीका कहती है ये तो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे वापस नहीं चाहिए, तुम ही रखो। और यहाँ पर आरिसू कहते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से मीका अपने बेटे को लेकर चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद आरिसू के सेक्रेटरी वहाँ पर आते हैं और मीका के बारे में बताते हैं कि 5 साल पहले वो कहाँ पर थी, और यहाँ से पता चलता है कि वो दोनों एक ही होटल में थे। और ये चीज़ जानकर उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि जिस समय ये सब कुछ हुआ और आज जो उनका बेटा है वो भी 5 साल का है, और ये सब कुछ एक दूसरे के साथ मैच कैसे कर रहा है। और वहीं दूसरी साइड यहाँ एरी के घर पर देखते हैं जहाँ वो अपने डैड से कंप्लेन किए जा रही थी कि उन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे हाथ से इतना बड़ा मौका चला जाएगा। मैंने इस 5 साल में इस आरिसू को बहुत झेला है, और अब इतने आसानी से इस मीका की वजह से मैं इतने बड़े घर की बहू बनने का मौका बिल्कुल भी खो नहीं सकती हूँ। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर कीटू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था अपनी मॉम को कि उन्हें उनके डैड चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो वो मॉम से गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पर मीका के डैड कहते हैं कि तुम्हें सही में अब कीटू के लिए उसके डैड को ले आना चाहिए, और तभी वहाँ पर मीका के पास एरी का कॉल आता है और वो उसे माफ़ी मांग रही होती है, और इसी में वो दोनों एक बार मिलते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर एरी बहुत अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और मीका को एक ड्रिंक पिलवा देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था और वो अपने होश में नहीं थी। फिर उसके बाद एरी किसी आदमी को अंदर भेजती है और वो आदमी मीका के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था। मीका किसी भी हाल में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसे जो मिल रहा था उस आप को बचा रही थी। पर यहीं पर मिस्टर आरिसू और उनके सेक्रेटरी आते हैं, और जब वो एरी को देखते हैं तो उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो कुछ कुछ बोल देती है, जिसके बाद मिस्टर आरिसू वहाँ से जाने ही वाले थे। पर जैसे ही वो मीका का आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत रूम में अंदर आते हैं और देखते हैं उस आदमी को। फिर उस आदमी को बहुत उससे मारते हैं, जिसके बाद यहाँ मीका बच तो जाती है पर उसे वही 5 साल पहले का मोमेंट याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसी डर में वो बेहोश हो गई थी। और यहाँ पर जब मीका को घर पर होश आता है तब वो उसी सपने से बाहर आती है जब ये सब कुछ उसके साथ अभी कुछ देर पहले हो रहा था, और वो अपने सामने मिस्टर आरिसू को देखती है जो उनका ख्याल रख रहे थे, और वही ख्याल रखते रखते वहीं पर सो गए थे वो। यहाँ पर मीका को एक चीज़ समझ में आ गया था कि आरिसू इतना बुरा इंसान तो नहीं है, पर फिर भी वो वहाँ से बिना थैंक यू बोले एक गिलास को लेकर अपने साथ जाती है, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि कहीं आरिसू और कीटू एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, और कहीं 5 साल पहले जो भी कुछ उसके साथ हुआ उसमें मिस्टर आरिसू का हाथ तो नहीं है। मीका वापस अपने घर आती है और वो धीरे से कीटू का एक बाल ले लेती है, और फिर उसके बाद वही हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो डीएनए रिपोर्ट के लिए वहाँ पर दी थी, और उस डीएनए रिपोर्ट का बस वो वही विश कर रही थी कि वो सच ना हो जैसा वो सोच रही है, पर वही होता है जिसका उसे डर था। कीटू और आरिसू एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कीटू के फादर आरिसू हैं और आरिसू के बेटे कीटू, और ये चीज़ को जानकर वहाँ पर मीका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी हॉस्पिटल में एरी भी एडमिट थी और उसके डैड भी उसके बगल में खड़े थे। आरिसू उसे देखने आए थे, तब वो यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि यहाँ एरी कह रही होती है कि वो आरिसू के बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ पर इस चीज़ पर तो आरिसू बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस लड़की को कभी टच नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर उसके डैड 5 साल पहले का लाते हैं, और इसी पर मिस्टर आरिसू आगे कुछ भी नहीं कह पाते और कहते हैं कि तो ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक है, अपने बच्चे का ध्यान रखना। और ये कहकर वहाँ से वो जा रहे होते हैं, तभी उनका नज़र मीका पर पड़ता है जो उसी हॉस्पिटल में थी। वो उससे पूछना चाहते थे कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, पर यहाँ पर मीका गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे लाइफ से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहने के ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और तभी वहाँ पर मिस्टर जैन भी आ जाते हैं, और वो अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड को एक साथ देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, पर इस पर वो कुछ नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद जैन आरिसू को बताते हैं कि उन दोनों का जल्दी शादी होने वाला है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर मिस्टर आरिसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर वो यही झूठ मूठ का कॉन्ट्रैक्ट कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं।
और जब मिस्टर आरिसू अपने घर पर रेस्ट कर रहे थे तभी उनकी मदर आती है और कहती है कि अगर मैं खुद से पता नहीं लगाऊं तो तुम एरी की प्रेगनेंसी के बारे में भी मुझे नहीं बताओगे कुछ भी। जिस पर मिस्टर आरिसू कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया और इसका सच जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। पर यहाँ पर मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो इतने साल से उस लड़की को अपने घर में रखकर, पर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करो। तुम्हारे ग्रैंडपा अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूर मिस्टर जैन और मीका अब वो मिस्टर जैन की मदर से मिलने वाले थे, जिसके लिए मीका थोड़ा एक्साइटेड तो थी पर थोड़ा नर्वस भी थी क्योंकि उसे पता था उसके रिलेशन के बारे में, पर फिर भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी। क्योंकि जब जैन फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं तब यहाँ पर जैन की जो मदर है वो मीका को बहुत कुछ सुना रही होती है और उसे ब्लेम कर रही होती है कि तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आता है, और अपने एक बच्चे के साथ मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो, उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहती हो। आखिर तुम सोच कैसे ली कि तुम जैन फैमिली की बहू भी बन सकती हो। तो इतना कुछ सुनने के बाद कोई भी वहाँ पर रुकना नहीं चाहेगा। वो उसी तरह से मीका भी थी, वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये चीज़ जानकर जैन को पता चल गया था कि जो भी कुछ हुआ है और मीका इस तरह से गई है वो भी सिर्फ उनकी मॉम की वजह से। वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और यहाँ पर मीका अब रोते हुए कह देती है कि मुझे नहीं रखना ये रिलेशन और ना ही तुम्हारे साथ अब रहना है और ना तुम्हारे घर में आना है मुझे, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ और ना चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बीच में कोई दरार आए। यहाँ पर वो अपनी मॉम पर आकर गुस्सा तो निकाल रहे होते हैं पर मॉम गुस्से में कहती है कि तुम उस लड़की की वजह से मुझसे लड़ाई कर रहे हो, मुझसे झगड़ा कर रहे हो, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और इतना लाइफ में सब कुछ दिलाया है। पर फिर भी यहाँ पर मिस्टर जैन कुछ नहीं सुनते हैं और गुस्से में निकल जाते हैं वहाँ से। वहीं घर पर जब मीका आती है तब अपने डैड को बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि आपके डैड को एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, अगर उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकता है और शायद आपके डैड बच भी नहीं सकते हैं। इसमें मीका बहुत डर चुकी थी और उसे पता नहीं चल रहा था वो आखिर क्या करे। यहीं पर जब आरिसू को पता चलता है कि मीका के डैड को इतना बड़ा प्रॉब्लम है तब वो कुछ इंतज़ाम करवाते हैं और फिर उसके बाद मीका के पास वही डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आपके डैड अब बच सकते हैं। फिर ऑपरेशन होने के बाद उनके डैड बच तो जाते हैं पर यहाँ पर मीका को एक गलतफहमी हो जाता है कि जैन ने उनकी मदद की है, और ये चीज़ आरिसू समझ गए थे कि मीका को गलतफहमी हो गई है और फिर से जैन और मीका एक साथ हो जाते हैं, जो चीज़ आरिसू को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हाँ, जैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीका किस चीज़ के लिए उन्हें थैंक यू कह रही है, पर फिर भी मीका को वो खुश देखकर ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करते हैं उनसे वो। पर उसी में वहाँ पर आरिसू को उनके सेक्रेटरी के द्वारा पता चल गया था कि जो लड़की के साथ वो 5 साल पहले नाइट स्पेंड किए थे वो कोई और नहीं बल्कि मीका ही थी। और इस चीज़ को जानकर यहाँ पर आरिसू को ये भी समझ में आ गया था कि कीटू उन्हीं का बेटा है। फिर उसके बाद वो मीका को बाहर लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं। यहाँ पर मीका बहुत लड़ाई करती है मिस्टर आरिसू से और वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनसे माफ़ी भी उन्हें दे सकती है, क्योंकि वो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली थी। और यहाँ पर उन्हें बस यही कह रही थी कि तुमने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था और मैं उसके लिए शायद कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर आरिसू बताते हैं कि उस दिन उन्हें ड्रग दिया गया था और वो भी अपने होश में नहीं थे, उनके साथ भी गलत हुआ था। पर यहाँ पर मीका सोच रही थी कि तुम्हें बस ये सब समझ के लग रहा है, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने इतने 5 सालों में जो भी कुछ सहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर आरिसू हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पर मीका इतनी उदास थी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी। पर यहाँ पर आरिसू गुस्से में कह देते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को वापस ले लूँगा। वहीं दूसरी साइड यहाँ पर हैरी और उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली अब उसका शादी होने वाला है। पर जैसे ही उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल से पता चलता है कि वो शादी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अब तो आरिसू को सब कुछ सच पता चल ही गया था। और अब इसके बाद डैड भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और इसी में वो दोनों एक बहुत ही घटिया प्लान बनाते हैं। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कीटू के साथ उनकी बेबी सीटर भी थी और उनका ध्यान रख रही थी, पर धोखे से कीटू को 2 लोग अगवा कर लेते हैं। और यहाँ पर जब इस चीज़ के बारे में मीका को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और जब वो उस लड़की से पूछती है तब उसे कुछ भी नहीं पता था कि कब और कैसे हुआ। पर इतना ज़रूर बताए कि जो 2 लोग थे और 2 लोग के आने के बाद ही ये सब कुछ हुआ था। फिर सीधे ही मीका आरिसू के पास चली जाती है और कहती है
है कि जो भी कुछ हुआ तुमने ही किया है ना, तुमने ही मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है और उसे किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर आरिशु को भी कुछ पता नहीं था और मीका तो रोते रोते वापस चली जाती है। पर आरिशु उस जगह का पता लगवाते हैं जहाँ पर कीटू को अगवा करके रखा गया था। पर उसी बीच में वहाँ पर मीका के पास भी कॉल आ गया था अब हैरी का, और वो उसे कह रही होती है अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा। फिर उसके बाद मीका उसके घर जाती है और यहाँ पर अपने बेटे का एक झलक पाकर वो खुश तो होती है कि सही सलामत तो है कम से कम उसका बेटा। और मीका से वो ये है कि अगर तुम जैसा मैं कहती हूँ वैसा अगर तुम करोगी तो तुम्हारा बेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर मीका कहती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, पर यहाँ पर मेरे बेटे का सवाल है तो मैं कुछ रिस्क भी नहीं लेना चाहती हूँ और जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगी। फिर उसके बाद आरिशु और मीका रास्ते में मिलते हैं और एक साथ ही अपने बेटे को बचाने के लिए जाते हैं। तो मीका और आरिशु बचा तो लेते हैं पर उसी बीच में पीछे से एक और गुंडा आ जाता है जिसमें कीटू को फिर से वो चाकू के नोक पर रख लेता है, जिसमें मीका बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। आरिशु किसी भी हाल में यहाँ पर कीटू को तो बचा लेते हैं पर उन्हें चोट ज़रूर लग जाता है। फिर उसके बाद बाकी लोगों का तो वहाँ पर आरिशु के सेक्रेटरी ही संभाल लेते हैं। वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर हैरी और उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, पर जल्दी ही वहाँ पर सेक्रेटरी पुलिस के साथ आ जाता है, उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हैरी अब अपने जान के लिए अपने लाइफ के लिए भीख मांग रही होती है आरिशु से और मीका से, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। जो भी चीज़ उन्होंने 5 साल पहले धोखा दिया था उसके लिए भी और जो उन्होंने अभी किया है किडनैपिंग उनके बेटे का, उसके वजह से उन्हें अब बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और जो बच्चे का नाटक कर रही थी उसका भी खुलासा हो चुका था। सेक्रेटरी उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं जेल की हवा खिलवाने के लिए, डालने के लिए उसमें। फिर उसके बाद मीका आरिशु को थैंक यू भी बोलती है और यहाँ पर आरिशु कहते हैं कि वो तो मेरा भी बेटा है तो मुझे अपने बेटे का मदद तो करना ही था, उसकी जान मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती है। उसी समय वहाँ पर जैन आ जाते हैं और मीका को वो अपने साथ लेकर जाने वाले थे पर मीका को वो पहले भेज देते हैं और यहाँ पर आरिशु आज सच सब कुछ बता देते हैं कि जो बेटा कीटू है वो उन्हीं का है और 5 साल पहले जो भी कुछ हुआ मीका और आरिशु के बीच में वो भी उन्हें आज जैन को पता चल गया था, जिसके बाद से जैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो अपने दोस्त आरिशु को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि उसका लाइफ बर्बाद हुआ, हम दोनों अलग हो गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर यहाँ पर आरिशु कहते हैं कि इसमें मेरी गलती भी पूरी तरह से नहीं है क्योंकि मैं भी ड्रग था। पर यहाँ पर जैन कहते तुम कुछ भी कहो गलती तो गलती होती है। पर अब आरिशु ये भी कह देते हैं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और कीटू मेरा बेटा है, तो हम तीनों ही एक फैमिली हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। पर यहाँ पर जैन कह देते हैं कि मेरे रहते हुए कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद मीका अपने डैड को सब कुछ बता देती है कि जो भी कुछ हो रहा था और उसके डैड का पता चल गया कि कीटू के डैड आखिर कौन है, पर इसमें अभी वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। फिर उसी समय जैन और उसकी मदर आती है और ऐसा सब कोई दिखा रहा था कि अब वो मीका को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाली हैं। पर साइड में ले जाकर मीका को फिर से वो बहुत कुछ सुना रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाएगा। पर यहाँ पर मीका कहती है कि मुझे भी अब नहीं रहना है इस फैमिली में जहाँ पर मेरा कोई रिस्पेक्ट ना हो, उस फैमिली में मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। पर इतना सब कुछ जो भी कुछ मॉम बोली थी मीका को वो चीज़ भी यहाँ पर जैन सुन लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से फिर से गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर आरिशु और उनकी मॉम आते हैं और यहाँ पर डैड को पता चल गया था कि आखिर वो आदमी कौन था जो उनकी प्यारी सी बेटी के साथ 5 साल जो भी किया था। यहाँ पर वो सब लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं पर मॉम जो आई थी वो शादी के लिए आई थी और आरिशु तो सीधे मीका को प्रपोज कर देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे बस तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बाकी की बितानी है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ। पर यहाँ पर जैन कह देते हैं कि मीका मेरी वाइफ बनने वाली है तो यहाँ से तुम अपना रास्ता नाप लो। यहाँ पर कीटू अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और मीका बस अब अपनी खुशी एक बार चूज़ करना चाहती थी, इसी वजह से वो जैन के साथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर डैड कहते हैं कि मीका जो भी तुम्हारा फैसला होगा उसमें मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा। फिर उसके बाद कीटू अपने डैड से कहता है कि जैन अंकल ने तो हमारी मॉम को लेकर चले गए तो हमारी मॉम कैसे आएंगे हमारे पास, जिस पर आरिशु उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो वो फिर भी तुम्हारी मॉम रहेंगी और तुम्हारी हमेशा वो मॉम रहेंगी। जैन और मीका
अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वो अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। वहीं पर आरिशु और कीटू उन दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं, पर यहाँ पर मॉम कहती हैं कि कीटू अब एक बार तुम्हारी मॉम अपना फैसला खुद से लेंगी। यहाँ पर आरिशु आखिरी बार मीका को सोचने के लिए बोल रहे थे, पर फिर भी मीका अपने फैसले पर अडिग थी, इसीलिए वो वहाँ पर आरिशु का कुछ भी नहीं सुनती है। कीटू को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपनी मॉम एंड डैड के साथ एक साथ नहीं रह सकता है, और फिर भी वो अपनी मॉम का रिस्पेक्ट करता था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर जब वो दोनों बाहर वेट कर रहे थे, तभी यहाँ पर अंदर जैन के पास उनकी मॉम का कॉल आता है, और उनसे बात करने के बाद अब समझ में आ गया था जैन को कि अगर वो उससे शादी भी कर लेते हैं तब भी शायद वो मीका को कभी खुश नहीं रख पाएंगे अपनी फैमिली की वजह से, इसलिए वो शादी करने से मना कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ वो मीका को भी समझाते हैं, और वहाँ पर समझ में आ गया था कि जैन को अपनी फैमिली भी देखनी है, और जैन जाने से पहले मीका के न्यू फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं उसे, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहने के लिए भी। फिर उसके बाद आरिशु को भी वो कहते हैं कि मीका का हमेशा ध्यान रखना, उसे चोट कभी मत पहुंचाना। और अब जब आरिशु को पता चलता है कि जैन और मीका का शादी नहीं हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अब उन दोनों का शादी हो जाता है पूरी तरह से। अब जिसकी वजह से कीटू को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने मॉम एंड डैड के साथ एक साथ रहने वाला है, और एक पूरी फैमिली अब उनकी बन चुकी थी। यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।